Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome in college physics with Dr. Sajid. So student हमने चैप्टर 3 के MCQs को स्टार्ट करवाया था और तकरीबन इससे पहले हमने तकरीबन 156 MCQs करवाए थे चैप्टर 3 के। सो हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, विच आर द फॉलोइंग आर यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि मोमेंटम इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। So the unit of force is Newton, the unit of time is second, so the unit of momentum is Newton second. Similarly ये भी आप लोगों को मालूम है momentum is the product of mass and velocity. अगर हम mass और velocity की unit को put करें so we obtain kilogram meter per second which is also the unit of momentum. अगर हम C को देखें हमें मालूम है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाए सो P इक्वल टू रूट 2m काइनेटिक एनर्जी पावर 1/2। अगर हम इसके यूनिट को पुट करें सो किलो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका यूनिट हमारे पास क्या है, जॉल है। मास हमारे पास इसका यूनिट है मास का किलोग्राम, और 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है, मीन डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, और 1/2 को 1/2 रहने देंगे। सो द मोमेंटम यूनिट आर व्हाट, न्यूटन सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड एंड जॉल किलोग्राम होल 1/2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 3.158 द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट। याद रखिए हमारे पास जो इम्पल्स है वो किसके बराबर होता है, द चेंज इन मोमेंटम इज़ नोन एज इम्पल्स, करेक्ट। और फोर्स किसके बराबर होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स हमारे पास सिर्फ चेंज इन मोमेंटम हो तो वो इम्पल्स के बराबर होता है, और अगर हम चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करें देन वी ऑब्टेन द फोर्स। सो द चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। ऑप्शन सी। MCQs number 3.159 the principle of conservation of linear momentum can be strictly applied during a collision between two particles provided the time of impact is what। याद रखिए collision के definition ये है when two bodies come close to each other and they act a force on each other for very short time then we say collision is occur। so याद रखिए जब भी हमारे पास दो बॉडी की collision होती है तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, मीन्स द collision टाइम इज़ वेरी स्मॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQs number 3.160 a shell initially at rest explode into two pieces of equal masses then the two pieces will be what, be at rest, move with different velocity and different direction, move with same velocity and opposite direction, move with same velocity and same direction। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक शेल है, करेक्ट, और इसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, या बम है, इसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अब याद रखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन कांस्टेंट बिफोर एन इवेंट एंड आफ्टर एन इवेंट। अगर ये बम टू पार्ट में सेपरेट हो जाए या टू पार्ट में जो है ये एक्सप्लोड हो जाए, एक पार्ट जो है इस तरह मूव करता है और दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का डिमांड है वो इस तरह मूव करता है, और दोनों के मासेस सेम हो, दोनों के मासेस सेम हो, तो याद रखिए अगर दोनों के मासेस सेम हो और इसका हम वेलोसिटी का नाम दे दे सपोज v और इसका नाम दे दे v डैश, करेक्ट, और इसका मासेस क्या है, सेम है। सो मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी व्हाट, mv डैश, एंड मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी व्हाट, mv। अब याद रखिए इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। अगर दोनों के मासेस सेम है तो दोनों की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, mv डैश इक्वल टू mv। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं mv डैश माइनस mv इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे ज़ीरो तब आएगा अगर दोनों के मासेस भी सेम हो और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हो दूसरा नेगेटिव में मूव करता हो, तो इन दोनों का मोमेंटम सम क्या होगा, दोनों पीसीस का ओ ज़ीरो होगा। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का डिमांड है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी,
When a bomb explodes into two pieces and both have pieces have same mass, then both have the same velocity but in opposite direction to compensate the momentum, or the net momentum becomes zero. The ratio of height and range of projectile when projected at angle theta will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास अगर प्रोजेक्टाइल को हाइट को हम रेंज से डिवाइड करें देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेशो। तो हमें मालूम है हाइट जो है इसके बराबर होता है पर प्रोजेक्टाइल, और रेंज जो है इसके बराबर होता है। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, दिस कैन बी रिटन एज दिस वन। जी को जी से कैंसिल करेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा है तो स्क्वेयर को साइन से कैंसिल करेंगे, वी स्क्वेयर को वी स्क्वेयर से कैंसिल करेंगे, सो वी ऑब्टेन 1/4 टेंजेंट थीटा। सो द रेशो बिटवीन summit and range equal to 1/4 tangent theta, where theta is the projected angle। अब याद रखिए अगर इसको हम इस तरह कोई क्वेश्चन दे दे कि व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन आर और एच को, तो जाहिर बात है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो वी ऑब्टेन r by h equal to 4 by tangent theta and h by r equal to 1/4 tangent theta। so the correct option is this one। अब याद रखिए अगर हमें मिसाल के तौर पर कोई कहे कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको हमने 30 डिग्री से फायर किया, सो व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन h by r, 30 डिग्री से फायर किया तो जाहिर बात है हमें मालूम है कि h और r का रेशो क्या होता है 1/4 और टेंजेंट 30 हमारे पास बराबर है √3 के। So h by r equal to what? Sorry, not under the √3, 1 by under the √3. So the correct answer will be what? 1/4 under the √3. This is what? This is the ratio between summit and range if a projectile is projected at angle of 30 degree। अब अगर हमें कोई कहे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है उसको हमने 45 डिग्री से फायर किया, सो व्हाट विल बी द रेशो? सो h by r इक्वल टू व्हाट? 1/4 टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 बराबर है 1 के, सो दिस बिकम 1/4। सो मेरा मतलब ये है कि हमारे पास जो ये रिलेशन है h और r इक्वल टू 1/4 टेंजेंट थीटा, इसको आप लोग डायरेक्ट याद करें और इससे बहुत ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। अगर हम थीटा को मिसाल के तौर पर 30 डिग्री रखते सो द रेशियो विल बी व्हाट? 1/4 3 अंडर द रूट। अगर हम थीटा को मिसाल के तौर पर 45 डिग्री रख दे सो h by r इक्वल टू व्हाट? 1/4। अगर हम थीटा को 60 डिग्री रखते सो टेंजेंट 60 इक्वल टू अंडर द √3, सो h और r इक्वल टू व्हाट? अंडर द √3/4। सो हमारे पास ये जो रिलेशन है 1/4 टेंजेंट थीटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड a lot of MCQs can be solved by using this expression। MCQ number 3.162, the dimension formula of unit old coulomb kilogram is same as that of what? हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में कहता है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? आया फोर्स के बराबर है, वर्क के बराबर है, मोमेंटम या नन ऑफ दिस। तो याद रखिए इसमें ओल्ट आया है तो याद रखिए हमें मालूम है कि हमारे पास जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू। अब हमें ये भी मालूम है वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट, और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है? p²/2m। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं p² इज इक्वल टू 2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय कूलम। और हमें ये भी मालूम है कि मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है। सो दिस इज़ वोल्ट कूलम किलोग्राम, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वी ऑब्टेन 1/2। सो दिस इज द यूनिट ऑफ momentum, that is old coulomb kilogram whole 1/2। so this whole expression is equal to momentum। नेक्स्ट हमारे पास MCQ से 3.163, फारसेक इज द यूनिट ऑफ व्हाट? इसको हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि फारसेक क्या होता है, ये लेंथ का यूनिट है। शेक क्या होता है? ये टाइम का यूनिट है। अगर हम लेंथ को टाइम से डिवाइड करें वी ऑब्टेन द स्पीड। सो farsec per shake is the unit of what? Speed। MCQ number 3.164, the reciprocal of shake is what? तो हमें मालूम है शेक जो है वो टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट है। अगर हम इसका रिसिप्रोकल ले ले सो इट मीन्स 1/शेक। 1/शेक मीन्स 1/टाइम, and 1/टाइम is nothing but a frequency। so the reciprocal of shake is known as frequency।
नेक्स्ट MCQs है MCQs 3.165 पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स विच इज़ इक्वल टू व्हाट। याद रहे कि हमारे पास पाउंड जो है और फिज़िक्स में एज ए फोर्स यूनिट भी यूज़ होता है और एज ए मास यूनिट भी यूज़ होता है। अगर हमें मिसाल के तौर पर कहें कि पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ मास, देन वी कैन राइट दिस 0.44 into 48 किलोग्राम इज़ नोन एज 1 पाउंड, करेक्ट। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज़ द पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, देन याद रखिए हमें मालूम है कि वेट क्या होता है या फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम अगर 0.4448 ये मास का यूनिट है इसको रख दे और जी को 10 ले ले उससे मल्टीप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन 4.448 न्यूटन। तो याद रखिए 1 पाउंड जो है वो किसके बराबर होता है, 4.448 न्यूटन के इन टर्म ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। और याद रखिए पाउंड जो है व्हेन वी यूज़ पाउंड एज ए यूनिट ऑफ मास, देन 1 pound is equal to 0.4448 kilogram. So the correct option is option A. MCQ number 3.166. The unit of force is what? Pound is the unit of force. Dyne इसको हमने डिस्कस किया था. Pound which is equal to 4.448 Newton. Dyne which is equal to 10 power minus 5 Newton. And poundal which is also the unit of force which is equal to 138.255 millinewton. So याद रखिए all above and A and B. So the correct option is what? D. This is the unit of force, this is the unit of force, and this is the unit of force. So the correct option is option D. Next MCQs है MCQ number 3.167. Which of the following graph represent the distance time variation of a body released from the top of a building? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी मिसाल के तौर पर ये एक बिल्डिंग है और इसके टॉप से हमने एक बॉडी को रिलीज़ किया. सो व्हाट ग्राफ शो the distance covered by the ball and time t, means what will be the diagram of distance covered by the body with the passage of time t. So this is the time t and this is the distance, this is time t and this is the distance, this is time t and this is the distance, this is time t and this is the distance. तो याद रखिए when a body drop from a certain height, याद रखिए तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होती है. ये हमारे पास डिस्टेंस है. अगर ये वेलोसिटी होता तो फिर ये ग्राफ दिखता, लेकिन नहीं, ये हमारे पास जो है डिस्टेंस है, एलॉन्ग वाई से जो है सारे डिस्टेंस है. सो दिस इज़ रॉन्ग. ये ग्राफ शो करता है कि एक बॉडी जो है व्हेन रिलीज फ्रॉम द सर्टेन हाइट देन इक्वल टाइम इट कवर इक्वल डिस्टेंस विच इज़ रॉन्ग, करेक्ट. अगर इसको हम देखें तो ये ग्राफ हमें शो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम द डिस्टेंस इज़ this one. With the passage of time the graph move, the graph become parallel to the time axis. So this graph show the velocity is decreasing because this show distance is 0. अगर हम इसको सेचुरेट करें, इसको टाइम एक्सिस के पैरेलल ड्रा करें तो इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है. सो दिस ग्राफ शो दैट द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम. और ये हमें शो करता है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज रिमेन कांस्टेंट, करेक्ट. सो दिस करेक्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस वन. व्हेन ए बॉडी is released from the top of a building, the motion of the body is uniformly increasing, correct. MCQ number 3.168. A ball is projected vertically upward. Which graph represent the velocity of the ball during its flight when air resistance is ignored? हमारे पास ये 4 ग्राफ है. इस 4 ग्राफ में हमने एक ऐसे ग्राफ को तलाश करना है जो हमें शो करे कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी हो उसको हम प्रोजेक्ट करें इन द एयर, करेक्ट, देन व्हाट विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. सो याद रखिए अगर हम इस सारों को देखें
तो this show that the velocity is never negative because this is positive axis, velocity is never negative. ये ग्राफ हमें शो करता है कि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, हालांकि हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। अगर हम एक बार को ऊपर की तरफ लेंगे तो इट्स वेलोसिटी डायरेक्शन इज अपवर्ड, अगर नीचे की अगर वो वापस की तरफ आ रहा हो, बैकवर्ड आ रहा हो ज़मीन की तरफ, तो वेलोसिटी विल बी डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। सो दिस इज़ रॉन्ग। अगर इसको हम देखें, ये भी वही सिचुएशन है, ये हमें शो करता है कि वेलोसिटी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इसको देखें, ये भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, लेकिन अगर इस ग्राफ को हम देखें तो ये हमें कहता है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, दिस इज़ पॉजिटिव एक्सिस, और विद द पैसेज ऑफ टाइम देन वेलोसिटी बिकम नेगेटिव। सो अगर हमारे पास कोई भी एक बॉल हो, उसको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें, तो याद रखिए व्हेन a body move upward its velocity will be decreased with the passage of time, and after some time its velocity will become zero, this one. But after this final velocity is zero, the body will be moved backward, means velocity change its direction. With the passage of time the velocity will be downward, means velocity will be negative. So the correct expression is this one. MCQ number 3.169. A particle start from rest and move along a straight line with constant acceleration. The variation of velocity v with displacement s will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, तो आप लोगों ने एक ऐसे करेक्ट रिलेशन को तलाश करना है जिसमें अगर हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रख दे और डिस्प्लेसमेंट को एक्सिस पर रख दे, करेक्ट, और दोनों का ग्राफ ड्रा करे, तो वो कौन सा ग्राफ होगा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। तो हमारे पास ये तीन ग्राफ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह हम करेंगे। एज वी नो दैट 2a is equal to v square minus vi square, as the initial velocity of the ball is 0, so 2a is equal to v square या is equal to 1/2a into v square। हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दिस कांस्टेंट विल बी रिप्लेस ऑन प्रोपोर्शनल, सो s इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हमें शो करता है अगर हम s को बढ़ाए तो वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा। अगर s1 हो तो वेलोसिटी 1 होगा, अगर s2 हो मिसाल के तौर पर वेलोसिटी बन जाएगा 4, करेक्ट। अगर हम वेलोसिटी अगर s को मिसाल के तौर पर वेलोसिटी को हम इसको हम 1 टाइम इंक्रीज करते हैं, सो दिस इज प्रोपोर्शनल स्क्वायर टाइम, सो वेलोसिटी विल बी इंक्रीज स्क्वायर टाइम। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन between s and v square equal to this one, means when a body move with uniform acceleration then its velocity will be increasing. It means at after each 1 second, मिसाल के तौर पर इसको हम इस तरह आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो वो 1 सेकंड में 1 मीटर फासला कवर करता है, तो नेक्स्ट सेकंड में जो है वो क्या फासला कवर करेगा, मिसाल 1 वो हमारे पास 2 नहीं होगा बल्कि 2 को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नहीं होगा बल्कि अगर हमारे पास 3 सेकंड गुजर गई तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगी, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो सिंगल 1 पावर इंक्रीज होगी, करेक्ट। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज दिस वन, व्हेन ए बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन ए डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, इस ग्राफ को हम देखें तो ये हमें स्क्वायर शो करता है, देन द वेलोसिटी विल बी इंक्रीज स्क्वायर टाइम। सो करेक्ट एक्सप्रेशन इज दिस वन। MCQ number 3.170. 5 velocity time graph, namely 1, 2, 3, 4 and 5 are shown in the figure, in which case is the acceleration uniform and positive. तो याद रखिए हमें मालूम है अगर हम वेलोसिटी को y एक्सिस पर रख दे और टाइम को x एक्सिस पर रख दे और दोनों के दरमियान जो ग्राफ हो वो स्ट्रेट लाइन हो, उसको हमने पहले भी क्विक रिव्यू में डिस्कस किया था, तो हमें शो करेगा कि द वेलोसिटी विल बी positive and acceleration will be positive and uniform. It means the second graph shows that the velocity is uniformly increasing and acceleration is constant. This graph shows that velocity is increasing but acceleration is not constant. This shows that velocity is decreasing but acceleration is not constant. So the correct option is option number B, 2 wala. This graph shows that velocity of the body uniformly increase. When the velocity of the body uniformly increase, it means its acceleration will be constant and positive. MCQ number 3.171. Which of the following represent uniform speed? हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड को
शो करता है। तो याद रखिए जब भी हमारे पास अगर डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर रख दें और टाइम को एक्सिस पर रख दें और इसके दरमियान जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, तो इसका मतलब ये होगा कि द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। इसको देखें ना, इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करें, इसको देखें मिसाल के तौर पर ए बॉडी कवर इन 1 सेकंड डिस्टेंस इज़ व्हाट 1 मीटर। आफ्टर 1 सेकंड मीन्स 2 सेकंड, इट कवर डिस्टेंस व्हाट 4 मीटर। आफ्टर 3 सेकंड दिस वन, मिसाल के तौर पर इट कवर ए डिस्टेंस सपोज इसको देखें ना, स्ट्रेट लाइन है, 1 सेकंड मीन्स 2 मीटर सपोज। आफ्टर 2 सेकंड मीन्स 4 मीटर। आफ्टर 3 सेकंड मीन्स 6 मीटर। अब अगर इसका हम स्लोप ले लें, दिस वन, स्लोप क्या होता है? स्लोप हमारे पास अगर वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हो, एक्सिस पर टाइम हो, तो उसका स्लोप क्या होता है? s/t। और s/t हमारे पास क्या होता है? स्पीड होता है। अगर हम इस पॉइंट का सपोज स्लोप ले लें तो दिस इज s इज़ व्हाट 6 एंड टाइम इज़ व्हाट 3, सो दिस बिकम 2, सो 2 इज़ नथिंग बट अ स्पीड। अब इस पॉइंट पर देके इसका स्लोप ले ले, दिस इज 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, सो वी गेट 2। सिमिलरली इसको देख के 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 2। सो अगर हमारे पास वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हो, एक्सिस पर टाइम हो और उसको हम स्लोप ले ले, मीन्स इसको टाइम से डिवाइड करें और उसको हम बोलते हैं स्लोप। और वो स्लोप कांस्टेंट हो तो इसका मतलब ये है कि बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। सो अगर हम इस पॉइंट को देखें, सपोज इस पॉइंट ए, इसका स्लोप क्या है? 2। इसको देख इसका स्लोप क्या है? 2। इसको देख इसका स्लोप क्या है? 2। When the slope is constant, it means the body move with uniform speed. Or simply it means when the graph between distance and time is straight line and pass through the origin, this show that the body move with uniform speed. MCQ number 3.172. The displacement time graph of two moving particle make angle 30 and 45 with x-axis. The ratio of the two velocity will be what? क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास दो बॉडी है। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, सपोज इसका नाम है ए, और ये हमारे पास दूसरा बॉडी है जो इस तरह ग्राफ बनाता है, उस बॉडी का नाम है 2। अगर ए बॉडी जो है मूव करता है सपोज और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ड्रा करें तो कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री। और हमारे पास कोई और बॉडी हो जिसका नाम बी हो, वो मूव करता हो और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता हो, जितने टाइम में कवर करता हो, अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें तो 45 एंगल बनाता है। तो हमें क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में डिमांड ये है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मींस वी ए को अगर वेलोसिटी ऑफ वी बी से डिवाइड करें, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेशो। तो याद रखिए हमारे पास वाई एक्सिस पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एक्सिस पर हमारे पास क्या है? टाइम है। अगर हम इसका स्लोप ले लें, मींस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें, करेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, करेक्ट। और हमें ये भी मालूम है कि टेंजेंट थीटा जो है वो क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अगर हम वाई वाले को एक्स से डिवाइड करें तो उसको हम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। यह वाई पर हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स पर हमारे पास क्या है? टाइम है। और याद रखिए हमारे पास स्लोप बन गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम स्लोप इक्वल टू टेंजेंट थीटा। लेकिन याद रखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम को हम दूसरा नाम वेलोसिटी भी बोलते हैं, करेक्ट। सो वेलोसिटी सिंपल मीन्स द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी सिंपल मीन्स वाई बाई एक्स इज नोन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी सिंपल मीन्स द टेंजेंट थीटा इज नोन एज वेलोसिटी। सो याद रखिए हमारे पास बॉडी ए है तो इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v30 इक्वल टू टेंजेंट 30, क्योंकि हमें मालूम है कि टेंजेंट जो है वेलोसिटी के बराबर होता है। लेकिन शर्त ये है अगर टेंजेंट किस चीज़ से बना हो? टेंजेंट उस चीज़ से बना हो जिसका y डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो और जिसका x टाइम के बराबर हो। तो टेंजेंट 30 डिवाइड बाई टेंजेंट 45, टेंजेंट 30 बराबर होता है 1/3 रूट एंड टेंजेंट 45 इज़ 1। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें सो वी obtain 1/3 अंडर द रूट। दिस इज़ नथिंग बट द रेशो बिटवीन टू वेलोसिटी of object v30 and v45. MCQ number 3.173. What does the shaded portion in figure represent? इस क्वेश्चन में कहता है हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है?
मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को या वेलोसिटी को। तो याद रखिए जब भी आप लोगों के पास कोई भी ग्राफ हो, करेक्ट, और आप उस ग्राफ में जो है कुछ एरिया बना हो, जहाँ यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर है, अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि ये एरिया जो है ये वाला एक किस चीज़ का एरिया है, ये शेप जो है किस चीज़ का है, इसमें कौन सा फिज़िकल क्वांटिटी है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इसका एक्स वाला जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो ले ले और इसका वाई एक्सिस पर जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो ले ले, दोनों को मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लिकेशन से जो यूनिट आ गया तो वही यूनिट जो है वो वही फिज़िकल क्वांटिटी को शो करेगा। यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, एक्सिस पर टाइम है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर। मीटर इज़ नथिंग बट दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो याद है कि हमारे पास वाई एक्सिस पर वेलोसिटी हो, एक्सिस पर टाइम हो, दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे कौन सा चीज़ बन जाएगा, डिस्टेंस। अदर एग्जाम्पल, अगर हम मिसाल के तौर पर वाई एक्सिस पर हमारे पास लेट सपोज इन द केस ऑफ फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर यहाँ पर हमारे पास फोर्स है मिसाल के तौर पर और एक्सिस पर हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है सपोज, तो अगर इसका एरिया, अब ये एरिया जो है वो किस चीज़ से बना, किस चीज़ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करेगा, क्योंकि इसका वाई एक्सिस कौन सा साइड है, फोर्स है, एक्सिस जो है वो कौन सा साइड है, डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का है मीटर, दिस इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ वर्क विच इज़ इक्वल टू जॉल। सो याद रखिए जब भी आप लोगों के पास कोई भी एक शेडेड रीजन हो और आप इंटरेस्टेड हो कि इस शेडेड रीजन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन से जो यूनिट बन गया तो वो यूनिट जो है वही फिजिकल क्वांटिटी की शो करेगा। MCQ नंबर 3.174, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर, शो द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम for the case of a particle moving along a straight line. The acceleration of the particle during the time OA, AB, BC and CD respectively will be what? Option A, OA is negative, AB is 0, BC is positive and CD is 0. Option B, acceleration from O to A is positive, acceleration from A to B is 0, acceleration from B to C is positive, acceleration from C to D is positive. Option C, acceleration from O to A is negative, acceleration from A to B is 0, acceleration from B to C is negative, acceleration from C to D is 0. And option D, acceleration from O to A is positive, acceleration from A to B is 0, acceleration from B to C equal to minus, acceleration from C to D equal to positive. इसको सिंपली हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। The portion OA of the graph is convex upward. इट मीन्स अगर हम इसको देखें तो इस तरह कन्वेक्स है, ऊपर की तरफ है, करेक्ट। सो याद रखिए जब भी आप लोगों के पास इस तरह कोई हो कि उसका ग्राफ जो है वो कन्वेक्स हो ऊपर की तरफ, तो याद रखिए वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा। अब अगर मिसाल के तौर पर ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ कनकेव टाइप का हो तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव। सो द पोर्शन ओ ऑफ द ग्राफ इज कन्वेक्स अपवर्ड, इट रिप्रेजेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। द पोर्शन ए बी रिप्रेजेंट, या इसको देखिए ये जो है ए बी, इसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। स्लोप क्या होता है, दिस माइनस दिस, स्लोप हमारे पास क्या होता है, वाई डिवाइड बाय टाइम। सो वाई यहाँ पर देखिए, दिस इज़ वेलोसिटी एट पॉइंट बी, माइनस यहाँ पर देखिए दिस इज़ वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड दिस इज़ डिवाइड बाय टाइम बी एंड माइनस टाइम ए। सो बोथ वेलोसिटी आर सेम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, नॉट वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, बोथ सेम है। मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट डजंट चेंज। देखो ना, बी पर डिस्प्लेसमेंट, ए पर डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर सेम, बोथ आर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम गुजरता है लेकिन बॉडी जो है अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता है। मीन फ्रॉम ए टू बी, मीन्स अगर इसका हम स्लोप ले लें, इसको एक्स बी रख के इसको एक्स ए रखते तो स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो याद रखिए अगर हमारे पास कोई भी एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ हो और उसमें जो है जो स्लोप हो वो ज़ीरो बनता हो तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। सो दिस शो नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस शो ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब इसको देखें, ये कनकेव टाइप है, सो दिस शो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब अगर हम इसको देखें फ्रॉम सी टू डी, अगेन अगर हम सी टू डी को देखें तो हमारे पास टाइम के साथ साथ जो है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह
The portion OA of the graph is convex upward. It represents negative acceleration. The portion AB represents that x is not changing with time. Clearly, it show it is a case of zero acceleration. The portion BC of the graph is concave upward. It represents positive acceleration. And the portion CD is straight line sloping upward to the right. It represent uniform velocity and hence zero acceleration. ये हमें बताता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी इस तरह ग्राफ हो, ये टाइम हो और वही हमारे पास x हो. अगर इसका ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन हो, अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, तो ये शो करेगा वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज जीरो. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? OA is negative, correct. AB is zero, correct. BC is what? Positive. And CD is what? Acceleration is zero. This shows zero acceleration because velocity is uniform. This shows positive acceleration. It means with the passage of time the body velocity is increases. And this shows zero. It means the body is stationary because its acceleration is zero. And this shows negative. This one means the acceleration is negative, means the velocity of the body is decreasing.